नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव जो 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि जैसे आपका घर में कोई गार्जियन है तो पिताजी है जो कमाने वाले हैं, तो कितना महीना में कमा लेता है, कितना साल में कमा लेता है। अगर आप जाति आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे ना, तो उसमें राष्ट्रीय मतलब जो आय होता है ना, सालाना आय ही लिखा रहता है। अगर आप क्या आय प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो आय प्रमाण पत्र में आपका पूरा सालाना एक साल में कितना कमाते हैं वह चीज दिया रहता है। तो उसी प्रकार से कि आपका पिताजी साल भर में कितना कमाता है या महीने में कितना कमाता है, महीने में जानते हैं, साल में आपको उसको मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारा राष्ट्र जो कि भारत देश है, तो पूरे भारत देश में कितना कमाया ये कौन पता लगाता है? प्रश्न ही पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि अर्थ आयोग, योजना आयोग, पार्लियामेंट्री समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर जो है कि हम इसका पूरा व्याख्या में देने वाले हैं। तो अब इसका देखिएगा उत्तर कि कहां पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। भारत का राष्ट्रीय आय यानी भारत कितना साल भर में कमाया ये कौन बताता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? सीएसओ कहेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। तो दोस्तों आप समझ गए, के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का आकलन करने हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कुल 14 क्षेत्र में विभाजित किया है। यानी कि संपूर्ण अपने क्षेत्र को जो क्या है कि 14 क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को विभाजित कर दिया है, और पूरे साल भर में भारत देश में कितना कमाई हुआ ये पता लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरा 2 नंबर से पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय पर टिप्पणी लिखे, भारत की राष्ट्रीय आय पर मतलब प्रकाश डाले, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। इसी तरह से लिख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा शॉर्ट नेम सीएसओ के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का आकलन करने हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 14 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो दोस्तों इतना ही लिख दीजिएगा ना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान में है। यानी कि भारत का प्राचीनतम तेल शोध कारखाना निम्नलिखित स्थान पर है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बरौनी, हल्दिया, डिगबोई, ऑप्शन डी बड़ौदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, डिगबोई। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। पूछ दिया जाएगा कि डिगबोई किस राज्य में है, तो असम में है। आइए इसका पूरा व्याख्या समझ लेते हैं। तो देखिए पूरा व्याख्या है, असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में असम राज्य का बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन में से असम राज्य का बड़ा हिस्सा है। किसके लिए? तो भारत के लिए। और भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई कहां है? असम में। चलिए आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इसे आप कॉपी में नोट कर लें। अब अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ। अब आइए इसका अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर आपको पूछ दिया जाए कि भूकंप के बारे में
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह भूकंप से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आप यहां इतना जितना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इतना लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर आराम से आ जाएगा। तो देखिए यह एक प्राकृतिक घटना है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा का निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। कंपित मतलब कांपने लगता है, ठंडी में कांपता है व्यक्ति उसे कांपने थरथराने लगता है, कंपन होने लगता है, थरथराने लगता है, कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंग, भूकंप से उत्पन्न तरंगों की भूकंपीय तरंग कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसे अच्छे से उतार लीजिए, आपका 2 नंबर यहां तक उतार लीजिए, एकदम 2 नंबर आ जाएगा इसके बारे में। तो चलिए अभी आप समझ गए कि भूकंप को किससे मापा जाता है, किस यंत्र से, तो सिस्मोग्राफ से। और भूकंप के बारे में आप यहां से यहां तक 2 नंबर का प्रश्न है, उतार लीजिए। अब अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अब इसका पूरा व्याख्या देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाए हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड में नारा पूछा जाता है। तो इधर नारा है और इधर महापुरुष है। बिहार बोर्ड में ही नहीं दोस्तों, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो ये सही प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए जो भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए और याद रखिए। जब तो अब समझेंगे कि करो या मरो का नारा तो आप सभी जान रहे हैं कि महात्मा गांधी ने दिया था। कहां दिया था? यह दिया था मुंबई में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो चलिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट था, इनमें से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर साल, आप इनको भी उतार लीजिए और बढ़िया से याद रखिए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न ये भी जितना भी दोस्तों हम ला रहे हैं ना सभी VVI इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखिए। तो देखिए प्रश्न है, होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो 2 व्यक्ति था, एक था बाल गंगाधर तिलक और एक था एनी बेसेंट। इनमें से दोनों कोई आएगा तो आप आराम से रंग सकते हैं। तो होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। इनमें से दोनों कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 नंबर पक्का मिलेगा क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बनाया है। कहीं आपको एनी बेसेंट दे देगा तो कहीं आपको गंगाधर तिलक दे देगा, कहीं आपको गंगाधर तिलक नहीं रहेगा तो एनी बेसेंट रहेगा, इन दोनों में से कोई रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। तिलक ने स्वशासन प्रति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलेगांव में होम रूल लिंक की स्थापना की। उस समय होम रूल लिंक के सर्वाधिक कार्यकाल मद्रास में थे। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि होम रूल लिंक की मतलब स्थापना किसने किया था, आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को हुआ था होम रूल लिंक की स्थापना। और इसका 2 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और इसका ज्यादातर सर्वाधिक मुख्यालय कहां थे? सर्वाधिक मुख्यालय कार्यालय कहां थे? तो मद्रास में थे। और यह कहां से शुरू हुआ था? तो बेलेगांव से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसे कॉपी में भी उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और आपको अगर होम रूल लिंक आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप यहां से होम रूल आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको यहां मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। तो अब अगला प्रश्न है कि आर्य समाज
के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि आर्य समाज किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए, आर्य समाज के बारे में आपको टिप्पणी लिखने कह दे या प्रकाश डालने कह दे या आर्य समाज से आप क्या समझते हैं लिखिए 2 नंबर में, तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको इतने में से 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल, तो अगर आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। लेकिन डेट सहित पूछ दिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, डेट समेत ऑप्शन में रहे तो 7 अप्रैल 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को की थी। यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है, यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना अपने गुरु स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो इसका जो गुरु था ना, गुरु स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। उसका मतलब उसके गुरु ने कहा था ऐसा करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, 2 नंबर इससे से भी आपको आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो आपको याद ही रह गया। इसमें देखिए कितना प्रश्न सीखे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। अगर डेट सहित पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इस समझ गया 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसके कहने पर किया था? तो अपने गुरु स्वामी विरजानंद के प्रेरणा से किया था। चलिए, और यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन है एक। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन एक है पर्यावरण आंदोलन। क्या है? पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण आंदोलन क्या होता है? पर्यावरण में आता है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो चिपको आंदोलन यानी कि जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में जिसमें होता है, ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अभी ये उत्तर प्रदेश से अब चल गया है उत्तराखंड में। तो उस समय चिपको आंदोलन महिला, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, जितने भी गांव के आदमी थे, सभी पेड़ से चिपक के पेड़ काटने से बचा रहे थे। इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। अब आइए इसको पूरा व्याख्या से समझते हैं। तो चिपको आंदोलन था पर्यावरणीय आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, इसका देखते हैं संबंधित पूरा व्याख्या। तो देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमेली जिले से हुई थी, जो अब उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। अब देखो पूछ दिया जाएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। और जो बात इसमें नहीं लिखा है वो हम बता देते हैं। चिपको आंदोलन जो है ना, मतलब पेड़ सब उसमें काटता था बहुत सारा आदमी। तो गांव का आदमी सब जो है ना, पेड़ पौधे को बचाने के लिए पेड़ से बहुत सारा महिला सब चिपक के उसको बता रहे थे। तो दोस्तों ये हम ऑब्जेक्टिव के साथ बता रहे हैं। अगर आप उसका पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर चिपको आंदोलन सर्च करें, साथ में अभिषेक कुमार गुप्ता जी भी बोलिए या लिखिए, वो आ जाएगा आपका चिपको आंदोलन का पूरा व्याख्या और इमेज के साथ। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसे भी उतार लीजिए, यहां से भी आपका 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी है आपका नील नदी। और भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो बहती हुई है, सब दिन बहती रहती है। भारत देश का गंगा नदी और पूरे विश्व में नील नदी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था और इसका महिला पहला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट पहला पूछा है। तो आइए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो देखिए इसका पूरा व्याख्या है यहां से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों अगर यदि पूछ दिया जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला कौन थी, उसमें भारतीय नहीं लगा रहेगा, तब हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। और इसका स्थापना हुआ था 1885 में। स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। इसका भी दोस्तों प्रश्न इस वीडियो में नहीं है, तो दूसरे वीडियो में भी पूरा व्याख्या से आ जाएगा। तो अब प्रश्न बच गया था कि हाँ, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है। तो गदर आंदोलन का संस्थापक था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर मूवी नहीं दोस्तों, गदर आंदोलन लाला हरदयाल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यहां आ गया। तो गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन का स्थापना हुआ था। याद रखिए गदर आंदोलन की स्थापना कब हुआ? 1913 में। उसका संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीय लोगों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में इसका स्थापना किया था। में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है? 1913 ईस्वी में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। याद रखिए गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव थे। तो अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, दोस्तों प्रश्न कट गया है पीडीएफ बनाने में। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो देखिए समझिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में चलाया था। चंपारण में नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत ही अधिक अत्याचार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भारत में सर्वप्रथम कहां किया? चंपारण में किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। कहां किया था? चंपारण। चंपारण कहां है? बिहार में है। क्यों किया था? किसानों पर यूरोपीय नीलहे व्यापारियों ने अत्याचार करते थे किसान पर, उसी को बचाने के लिए किया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? भारतवर्ष इसलिए लिखा गया दोस्तों कि सत्याग्रह का इसने भारतवर्ष में पहली बार किया, और एक बार पहले किया है वह दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1915 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वह कहां किया था? चंपारण में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। और आपको अगर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहां से यहां तक 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। आपका कोई नहीं काटेगा। प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 1917 ईस्वी चंपारण बिहार में किया।
बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें मतलब चंपारण ग्रह के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किया था, बुलाया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए या क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऐसे पूरे लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यह सभी प्रश्न जो है ना आपका 9, 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आगे चल के आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग में पूछ ही लिया जाता है। आप जहां भी बैठिएगा परीक्षा देने के लिए वहां ऐसा ही प्रश्न आता है। इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को लिख करके याद कर लें। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी प्रश्न तो दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछता है, और आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते रहिएगा जैसे हम बता रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड को जैसे तैसे कर दीजिएगा ना कि सभी प्रश्न को बढ़िया से आप तो बना ही दीजिएगा अच्छे से, लेकिन अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसके बाद बैठिएगा ना तो वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या को अच्छे से सुनिए और ध्यान से समझिए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री और उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे पहले ने कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ तस्कन समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गया। शास्त्री जी का जो कि 1965-66 में लगभग तस्कन मतलब गया था ये बात करने के लिए, उसी समय में मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, उसी समय वहीं पर इसका जो है ना मृत्यु हो गया। लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला कि कैसे मारा। अब इसका कोई षड्यंत्र द्वारा मारा गया या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इसका पाकिस्तान मतलब गए थे बात करने के लिए। कई अन्य देश गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, दूसरे देश में गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर ही बात कर रहा था तस्कन समझौता पर, के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है, तथा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों इतना प्रश्न देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न का उत्तर आ रहा है और बिल्कुल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, बशर्ते आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैथ का भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष, यानी कि सारनाथ का है सिंह शीर्ष है। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। अब इसका व्याख्या देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित यानी कि उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1469 में कहां से भारत विभाजन होगा? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कालूराम था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। नानक जो है ना, सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हो सके तो इसे भी कॉपी में उतार लीजिए सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी। इसका जन्म स्थल पूछा जाता है। अगर पूछा कब जन्म हुआ था तो 1469 में। किस राज्य में? तो पंजाब में हुआ था। उसमें वो विभाजित था क्योंकि 1469 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत का जो मुख्य भाषा है वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। अब देखिए पूरा व्याख्या इसका समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि भारत का जितना भी मुख्य भाषा है ना, उन सभी भाषा को देखिए, अपना देश भारत जो है कि एक संविधान से चलता है। कोई भी यहाँ काम या कार्य करता है तो संविधान के तहत ही कार्य होता है, चाहे कुछ भी यहाँ चले। सब यहाँ पे अनुच्छेद धारा के अनुसार चलता है संविधान से। तो उसी संविधान में यह जो भाषा है भारत का प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो 100वां संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची इसमें शामिल किए जाने के बाद इसमें
दर्ज संख्याओं की संख्याओं यानी कि भाषा की संख्या 22 हो गई है। यानी कि दोस्तों अब अभी तक उसमें जितने भी भाषा जोड़े गए हैं टोटल 22 भाषा हुआ। भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषा है। आप लोग नए नोट पर देखिएगा 22 भाषा होगा और पुराने नोट पर देखिएगा 17 भाषा है। तो दोस्तों इसको 2003 में जोड़ा गया 100वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था कहां? चीन में। चीन में ही सर्वप्रथम लिखने की कला, कागज का आविष्कार और रुपया का, पैसा का आविष्कार और प्रिंटिंग मशीन जो होता है प्रिंट करने वाला, ये सभी जो है ना चीन में ही आविष्कार हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में, पैसा का आविष्कार चीन में, प्रिंटिंग मशीन का चीन में, लिखने की कला चीन में। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व, उसमें उल्टे गिनती हो रहा था, 105 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित शुरू हुई और रुपया यानी पैसा भी यहीं शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र संबंधित है तूफान से, भूकंप से। भूकंप से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो भूकंप से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूकंप। आप देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का पता कहां से चलता है? अधिक केंद्र से चलता है, अधिक केंद्र से। अब आगे समझिए, अधिक केंद्र से मतलब कहलाता है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिक केंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप का मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी एक व्यक्ति जो है कि अपनी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है गांव में, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड सदस्य जो बनता है, तो वह जो चुनाव लड़ेगा उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत में उम्र होना चाहिए 21 साल, 21 साल होना चाहिए। तो वह जो है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा व्याख्या समझिए। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 60, 70, 80, 190 कुछ भी रह सकता है। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं या विधानसभा में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा, अगर राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है जो कि आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्रिक में तो ये पूछता है, क्योंकि हम जो ही बता रहे हैं दोस्तों ये सभी मैट्रिक का ही बता रहे हैं और इसी से आगे कोई भी एग्जाम में भी प्रश्न आता है, जैसे रेलवे, अग्निवीर, बिहार पुलिस, यानी कि बहुत जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में लड़ना चाहता है तो उसका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है, नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो आप सभी बहुत ही अच्छा सोचे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है कि ये आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर तच्छर काटने से नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है,
पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, विटामिन यानी कि आयरन लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पालक के पत्ते में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत क्षय का कारण क्या है? दांत जो क्षय हो जाता है, क्षय होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दांत में जो है ना एक रोग होता है और क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए अब इसका थोड़ा क्या है व्याख्या है, समझ लीजिए। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है ना वह मादा यानी कि मेल और फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है। तृतीय उपभोक्ता होता है मेढक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है। तो यह यूरो 2 क्या है? एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। तो पौधे एवं मृदा यानी पौधे और मिट्टी, पौधे और मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं। सोडियम यानी Na। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोडियम जो है ना यह मुलायम होता है, पनीर की तरह मुलायम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम यानी Na को, और ये पनीर की तरह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते थे बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। याद रखिएगा Sb जो है कि उपधातु है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? तो एक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा से। हेमेटाइट लोहा यानी कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड
अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है। तो जिंक और कॉपर, और जिंक और कॉपर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है, गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड, लेड यानी सीसा, सीसा का अयस्क है गेलेना। गेलेना किस धातु का अयस्क है? लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को, देखिए अब आगे रुकिए थोड़ा पीडीएफ यहां से, हाँ आते हैं, यहां से आइए। तो अभी आप ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा से सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। तो कॉपर और जिंक। गेलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां से प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहे द्वारा विस्थापित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो उत्तर पर है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और अधातु के युग्म को चुने, यानी कि कराए कि देखिए सामान्य तापमान जो हर समान रह जाता है, लेकिन वह जो है कि द्रव अवस्था में स्थित रहता है, तो वह हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या है? द्रव है, लेकिन ये अधातु है, पारा भी ब्रोमीन क्या है? पारा भी द्रव्य है। तो सामान्य तापमान पर ये दोनों जो है कि द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा? तो ब्रोमीन और पारा, यानी कि ये कमरे के तापमान पर क्या आता है? जितना तापमान कमरा का रहता है उसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पारा धातु है और ये अधातु है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ये तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट अभी तुरंत पढ़े, बताइए किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, Fe, डी। अगला प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी कि विद्युत जो जिसमें सुचालक हो जाता है, विद्युत आर पार यानी चला जाता है, आता जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि लोहा और ग्रेफाइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें तांबा सही है, लेकिन ये सल्फर में नहीं होता है। इसमें सोना सही है, लेकिन इसमें हीरा में नहीं होता है। इसमें चांदी सही है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए, यानी कि इसमें दोनों सही है। युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों लोहा और ग्रेफाइट सही है। इसमें आपका सल्फर गलत है, इसमें ना होता है, और इसमें हीरा गलत हो जाएगा, और इसमें ये गलत हो जाएगा। चांदी सही है, तांबा सही है, सोना सही है। तो दोनों लेकिन सही होना चाहिए। तो दोनों किसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, यानी कि धातु को वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका उपयोग होता है? एथाइन। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। रुकिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VVI है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे, इस साल तो पक्का ही प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो जल का होता है
जल में करा है ना, यहां से हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु के गुणों में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हाँ, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो बताइए इसमें कौन ओ धातु है? तो ओ धातु है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Fe, लोहा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अभी तुरंत जोड़ा लगाने वाला पढ़े थे, जोड़ा लगाने में क्या था? ये दोनों था। तो यहाँ क्या पूछा है? ओ धातु। अगर वो धातु नहीं रहता तो पड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ वो धातु है तो वो धातु जानते हैं क्या होता है? ब्रोमीन। कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे तन्य कौन सा है? सोना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है, तो सबसे तन्य यानी कि ताना किसका है? सोना का है। तो अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गैन मेटल, ऑप्शन नंबर सी सही है, गैन मेटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? आघात वर्धता यानी कि वही तन्य हो ना, तो किसका हो जाएगा इसमें? इसमें तो सोना नहीं दिया गया है, तो चांदी होगा, चांदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है? तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 कैरेट, सॉरी, 22 कैरेट से बनता है आपका आभूषण, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना मुलायम होता है, तो मुलायम होगा तो उसका तो जेवर गहना बनेगा नहीं, उसमें तो कुछ कठोरतापन होना चाहिए। तो 22 कैरेट होता है, यानी कि 2 कैरेट से दो से कुछ अलग से मिला दिया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है किसका? 24 कैरेट का जो सोना है वह एकदम बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन को चुने, तो सही कथन को चुने, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही शुरू में। धातुएं प्रायः ठोस, गैस या ठोस होती है। धातुएं क्या होती है? प्रायः गैस या ठोस होती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो ऑक्सीजन गैस है और ठोस भी हो सकता है धातु तो जैसे लोहा हो गया, ठोस है। चलिए, तो समझ गए होंगे कि वो धातुएं प्राय क्या होती है? गैस हो सकती है या तो ठोस हो सकती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घुल जाता है पूरा एकदम, तो वो है सोना आपका, AU सोना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो हीरा जो है कि कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है हीरा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख में उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रश्न कर रहा है जब भी हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख में, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, किस पे बनता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत विद्यार्थी में से आप सभी जानते होंगे कि उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख में, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, जब आंख बहुत दूर की वस्तु पर फोकस की जाती तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? सबसे कम तनाव में रहती है, थोड़ा तनाव में रहती है, सबसे अधिक तनाव में रहती है, या तनाव में नहीं रहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जब आंख बहुत दूर की वस्तु पर फोकस की जाती है तो सिलियरी मांसपेशियां सबसे कम तनाव में रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृश्य वाली आंख किन वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? यानी प्रश्न कर रहा है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उसको कह दिया डॉक्टर ने इसको निकट दृष्टि दोष है, तो वह किन वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो वह नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, निकट इस वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट इस वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इस आपका ये कि मायोपिया वही है जो है, तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया वही है जो है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है दीर्घ दृष्टि दोष में आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः, समान नेत्र के लिए यानी कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः, तो सबसे पहले दोस्तों पूछा है निकट। निकट तो आप सभी जानते हैं कि निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 cm। कितना होता है? 25 cm होता है। और दूर बिंदु यानी कि अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हमको निकटतम पूछा है, तो पहले यहाँ पे हमारा निकटतम 25 cm है, फिर बाद में पूछा है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत तक। यानी कि हम लोग निकटतम सबसे कम 25 cm की दूरी को साफ साफ देख सकते हैं, और अधिकतम पूछा जाए तो अनंत बहुत दूर तक हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पहले पूछा गया निकटतम, तो निकटतम यहाँ पहले दिया गया 25 cm, और दूर बिंदु दिया है लास्ट में, तो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है नेत्र के किस दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? नेत्र के किस दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, यानी बी दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओ बिंदुकता दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति दुफोकसीय लेंस का प्रयोग करता है तो वह पीड़ित है। कोई व्यक्ति दुफोकसीय लेंस का प्रयोग करता है तो वह पीड़ित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष दोनों दोष से वह ग्रस्त है, पीड़ित है, जो कि वह दुफोकसीय लेंस का प्रयोग करता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका अगला नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार में लिया जाता है या किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गो बिल्कुल सही। सूक्ष्मदर्शी का, बहुत छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। अगला प्रश्न है आपका कि बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को बिल्कुल सही है, दूरबीन का। बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है दूरबीन का, और छोटी सी छोटी वस्तु को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है किसका? सूक्ष्मदर्शी का। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, दूरबीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, वस्तु की ओर वाला लेंस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अभिदृश्यांक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका केंद्र पर सूर्य है? निम्नलिखित में किसके केंद्र पर सूर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, यानी सी नंबर, सौर मंडल के, सौर मंडल के। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो बुध सबसे अधिक गर्म है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो बृहस्पति, बृहस्पति को सबसे ज्यादा उपग्रह है, और पृथ्वी को एक ही ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, सॉरी ग्रह है, तो शुक्र और बुध। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, कौन कौन से? शुक्र और बुध। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, ध्रुव तारा। प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत विमान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट है। अगला प्रश्न है आपका कि ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, तारामंडल है। दूध मेखला क्या है? दूध मेखला क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आकाश गंगा है। दूध मेखला क्या है? आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका पारसेक मात्रक है, पारसेक मात्रक है किसका मात्रक है? तो पारसेक मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है कि खगोलीय शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय निर्धारित करते हैं। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष, 15 गुना 10 पे पावर 9 वर्ष। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन पर परमाणु बम आधारित है। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किससे? हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से। सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों से सूर्य बना हुआ है।
अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है? तो दोस्तों यह प्रश्न पहले भी हो चुका है आपका कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है? तो रेटिना पर बनती है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है? तो सिलियरी मांसपेशियां होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है सिलियरी मांसपेशियां। अगला प्रश्न है आपका, आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शक पदार्थ को कहते हैं? आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी पदार्थ को कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, यानी हमारे आंख पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। सामान्य आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है? नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा समक्षमता। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं? तो प्रकाश के वर्ण की दिखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है? निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो अप्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को होता है, उसका चश्मा क्या होता है? अप्तल लेंस होता है। पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं शुरू में। अगला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है? दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। जिसे दूर दृष्टि दोष है उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मे में प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो आप सभी जानते हैं कि 25 cm होती है। अगला प्रश्न देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला लेंस होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दुफोकसीय लेंस। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दुफोकसीय लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्रश्न है कि आपका उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए? तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। हजामत बनाने के लिए किस
दर्पण का व्यवहार क्या आता है? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण। वह क्या हो जाएगा? दर्पण। जो भी चिकनाहट वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करते उसे क्या कहते हैं? दर्पण। अगला प्रश्न देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। प्रश्न 11 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र होता है कि R बराबर यानी कि R बराबर त्रिज्या बराबर होता है 2f, f मतलब फोकस दूरी, तो 2 रह जाएगा, तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? गुना 12 हो जाएगा, तो 12 गुना कितना हो जाएगा? 24, तो 24 cm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहां से भी समझ सकते हैं। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, 12 दूना 24। तो अगला प्रश्न देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यानी कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है, यानी कि क्या हो जाएगा? हुआ 20 cm हो जाएगा। तो देखिए f बराबर होता आपका r/2, f बराबर r/2, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है आपको? 40, तो 40/2, तो 2 से भाग लग जाएगा यानी कि 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, 20 cm। अगला प्रश्न देखिए 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक व्यक्ति बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब दर्पण में 30 cm की दूरी पर उसी ओर बनाता है जिस ओर वस्तु बीम है, तो आवर्धन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए आपका आवर्धन बराबर सूत्र होता है, यानी m बराबर सूत्र होता है -v/u, तो v/u कितना आपका -5, तो माइनस कर जाएगा 56, यानी कि यहाँ पे दिया गया आपको कि m बराबर v/u, तो आप 30u/v का फॉर्मूला बैठा करके आराम से निकाल सकते हैं, -6 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? अवसारी है। अवतल दर्पण क्या है? अवसारी दर्पण है। अगला प्रश्न देखिए किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों यह आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल आप लोग को विज्ञान से ही प्रश्न को इसी तरह से वीवीआई प्रश्न लाएंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि जैसे आपका घर में कोई गार्जियन है तो पिताजी है जो कमाने वाले हैं, तो कितना महीना में कमा लेता है, कितना साल में कमा लेता है। अगर आप जाति आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे ना, तो उसमें राष्ट्रीय मतलब ये आय होता है ना, सालाना आय ही लिखा रहता है। अगर आप क्या आय प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो आय प्रमाण पत्र में आपका पूरा सालाना एक साल में कितना कमाते हैं वह चीज दिया रहता है। तो उसी प्रकार से कि आपका पिताजी साल भर में कितना कमाता है या महीने में कितना कमाता है, महीने में जानते हैं, साल में आपको उसको मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारा राष्ट्र जो कि भारत देश है, तो पूरे भारत देश में कितना कमाया ये कौन पता लगाता है?
प्रश्न ही पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि अर्थ आयोग, योजना आयोग, पार्लियामेंट्री समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर जो है कि हम इसका पूरा व्याख्या में देने वाले हैं। तो अब इसका देखिएगा उत्तर कि कहां पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। भारत का राष्ट्रीय आय यानी भारत कितने साल भर में कमाया ये कौन बताता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? CSO। CSO कहेंगे, CSO कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। दोस्तों आप समझ गए, के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का आकलन करने हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कुल 14 क्षेत्र में विभाजित किया है। यानी कि संपूर्ण अपने क्षेत्र को जो क्या है कि 14 क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को विभाजित कर दिया है और पूरे साल भर में भारत देश में कितना कमाई हुआ ये पता लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरा 2 नंबर से पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय पर टिप्पणी लिखे, भारत की राष्ट्रीय आय पर मतलब प्रकाश डाले, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। इसी तरह से लिख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा शॉर्ट नेम CSO के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का आकलन करने हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 14 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो दोस्तों इतना ही लिख दीजिएगा ना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान में है। यानी कि भारत का प्राचीनतम तेल शोध कारखाना निम्नलिखित स्थान पर है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बरौनी, हल्दिया, डिगबोई, ऑप्शन डी बड़ौदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, डिगबोई। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। पूछ दिया जाएगा कि डिगबोई किस राज्य में है, तो असम में है। आइए इसका पूरा व्याख्या समझ लेते हैं। तो देखिए पूरा व्याख्या है, असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में असम राज्य का बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन में से असम राज्य का बड़ा हिस्सा है। किसके लिए? तो भारत के लिए। और भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई। डिगबोई कहां है? असम में। चलिए आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इसे आप कॉपी में नोट कर लें। अब अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ। अब आइए इसका अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर आपको पूछ दिया जाए कि भूकंप के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या भूकंप से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आप यहां इतना जितना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इतना लिख दीजिएगा, तो आपका 2 नंबर आराम से आ जाएगा। तो देखिए, यह एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा का निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है। जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। कंपित मतलब कांपने लगता है। ठंडी में कांपता है व्यक्ति, उसे थरथराने लगता है, कंपन होने लगता है, थरथराने लगता है, कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंग, भूकंप से उत्पन्न तरंगों की भूकंपीय तरंग कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसे अच्छे से उतार लीजिए। आपका 2 नंबर यहां तक उतार लीजिए, एकदम 2 नंबर आ जाएगा इसके बारे में। तो चलिए, अभी आप समझ गए कि भूकंप को किससे मापा जाता है, किस यंत्र से, तो सिस्मोग्राफ से। और भूकंप के बारे में
आप यहां से यहां तक 2 नंबर का प्रश्न है, उतार लीजिए। अब अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अब इसका पूरा व्याख्या देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाए हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड में नारा पूछा जाता है। तो इधर नारा है और इधर महापुरुष है। बिहार बोर्ड में ही नहीं दोस्तों, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो ये सभी प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए जो भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए और याद रखिए। जब तो अब समझेंगे कि करो या मरो का नारा तो आप सभी जान रहे हैं कि महात्मा गांधी ने दिया था। कहां दिया था? ये दिया था मुंबई में 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो चलिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट था। इनमें से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर साल, आप इनको भी उतार लीजिए और बढ़िया से याद रखिए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न ये भी जितना भी दोस्तों हम ला रहे हैं सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखिए। तो देखिए प्रश्न है, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो 2 व्यक्ति था, एक था बाल गंगाधर तिलक और एक था एनी बेसेंट। इनमें से दोनों कोई आएगा तो आप आराम से रंग सकते हैं। तो होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। इनमें से दोनों कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बनाया है। कहीं आपको एनी बेसेंट दे देगा तो कहीं आपको गंगाधर तिलक दे देगा, कहीं आपको गंगाधर तिलक नहीं रहेगा तो एनी बेसेंट रहेगा। इन दोनों में से कोई रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। तिलक ने स्वशासन प्रति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलेगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। उस समय होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यकाल मद्रास में थे। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि होम रूल लीग की मतलब स्थापना किसने किया था, आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। और इसका 2 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और इसका ज्यादातर सर्वाधिक मुख्यालय कहां थे? सर्वाधिक मुख्यालय कार्यालय कहां थे? तो मद्रास में थे। और यह कहां से शुरू हुआ था? तो बेलेगांव से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसे कॉपी में भी उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और आपको अगर होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप यहां से होम रूल आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको यहां मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। तो अब अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि आर्य समाज किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए, आर्य समाज के बारे में आपको टिप्पणी लिखने कह दे या प्रकाश डालने कह दे या आर्य समाज से आप क्या समझते हैं लिखिए 2 नंबर में। तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको इतने में से ही 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल। तो अगर आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। लेकिन डेट सहित पूछ दिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, डेट समेत ऑप्शन में रहे तो 7 अप्रैल 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को
की थी। यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है। यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना अपने गुरु स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो इसका जो गुरु था गुरु स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। उसका मतलब उसके गुरु ने कहा था ऐसा करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, 2 नंबर इससे से भी आपको आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो आपको याद ही रह गया। इसमें देखिए कितना प्रश्न सीखे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। अगर डेट सहित पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इस समझ गया 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसके कहने पर किया था? तो अपने गुरु स्वामी विरजानंद के प्रेरणा से किया था। चलिए, और यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन है एक। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन एक है पर्यावरण आंदोलन। क्या है? पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण आंदोलन क्या होता है? पर्यावरण में आता है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो चिपको आंदोलन यानी कि जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में जिसमें हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अभी ये उत्तर प्रदेश से अब चल गया है उत्तराखंड में। तो उस समय चिपको आंदोलन महिला, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, जितने भी गांव के आदमी थे, सभी पेड़ से चिपक के पेड़ काटने से बचा रहे थे। इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। अब आइए इसको पूरा व्याख्या से समझते हैं। तो चिपको आंदोलन था पर्यावरणीय आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, इसका देखते हैं संबंधित पूरा व्याख्या। तो देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमेली जिले से हुई थी, जो अब उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। अब देखो पूछ दिया जाएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। और जो बात इसमें नहीं लिखा है वो हम बता देते हैं। चिपको आंदोलन जो है ना, मतलब पेड़ सब उसमें काटता था बहुत सारा आदमी। तो गांव का आदमी सब जो है ना, पेड़ पौधे को बचाने के लिए पेड़ से बहुत सारा महिला सब चिपक के उसको बचा रहे थे। तो दोस्तों ये हम ऑब्जेक्टिव के साथ बता रहे हैं। अगर आप उसका पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर चिपको आंदोलन सर्च करें, साथ में अभिषेक कुमार गुप्ता जी भी बोलिए या लिखिए, वो आ जाएगा आपका चिपको आंदोलन का पूरा व्याख्या और इमेज के साथ। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसे भी उतार लीजिए, यहां से भी आपका 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी है आपका नील नदी। और भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो बहती हुई है, सब दिन बहती रहती है। भारत देश का गंगा नदी और पूरे विश्व में नील नदी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। और इसका महिला पहला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट पहला पूछा है। तो आइए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो देखिए इसका पूरा व्याख्या है यहां से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों अगर यदि पूछ दिया जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ पूछ जाएगा कि प्रथम महिला कौन थी, उसमें भारतीय नहीं लगा रहेगा, तब हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। और इसका स्थापना हुआ था 1885 में। स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। इसका भी दोस्तों प्रश्न इस वीडियो में नहीं है, तो दूसरे वीडियो में भी पूरा व्याख्या से आ जाएगा। तो अब प्रश्न बच गया था कि हाँ
गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है। तो गदर आंदोलन का संस्थापक था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर मूवी नहीं दोस्तों, गदर आंदोलन लाला हरदयाल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ आ गया। तो गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन का स्थापना हुआ था। याद रखिए, गदर आंदोलन की स्थापना कब हुआ? 1913 में। और उसका संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीय लोगों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में इसका स्थापना किया था। में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ है? 1913 ईस्वी में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। याद रखिए, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव थे। तो अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, दोस्तों प्रश्न कट गया पीडीएफ बनाने में। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो देखिए समझिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में चलाया था। चंपारण में नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत ही अधिक अत्याचार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भारत में सर्वप्रथम कहां किया? चंपारण में किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। कहां किया था? चंपारण कहां है? बिहार में है। क्यों किया था? किसानों पर यूरोपीय नीलहे व्यापारियों ने अत्याचार करते थे किसान पर, उसी को बचाने के लिए किया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? भारतवर्ष इसलिए लिखा गया दोस्तों कि सत्याग्रह का इसने भारतवर्ष में पहली बार किया, और एक बार पहले किया है वो दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1915 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वह कहां किया था? चंपारण में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। और आपको अगर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहां से यहां तक 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। आपका कोई नहीं काटेगा। प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 1917 ईस्वी चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें मतलब चंपारण ग्रहण के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किया था, बुलाया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए या क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऐसे पूरे लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यह सभी प्रश्न जो है ना आपका 9, 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका
प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आगे चल के आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग में पूछ ही लिया जाता है। आप जहां भी बैठिएगा परीक्षा देने के लिए वहां ऐसा ही प्रश्न आता है, इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को लिख करके याद कर लें। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी प्रश्न तो दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछता ही पूछता है, और आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते रहिएगा जैसे हम बता रहे हैं, तो आप बिहार बोर्ड को जैसे तैसे कर दीजिएगा, यानी कि सभी प्रश्न को बढ़िया से आप तो बना ही दीजिएगा अच्छे से, लेकिन अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसके बाद बैठिएगा ना, तो वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या को अच्छे से सुनिए और ध्यान से समझिए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, और उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे पहले यानी कि प्रथम भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ तस्कन समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गया। शास्त्री जी का जो कि 1965-66 में लगभग तस्कन मतलब गया था ये बात करने के लिए, उसी समय में मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, उसी समय वहीं पर इसका जो है ना मृत्यु हो गया। लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला कि कैसे मारा, अब इसका कोई षड्यंत्र द्वारा मारा गया या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इसका पाकिस्तान मतलब गए थे बात करने के लिए, कई अन्य देश गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, दूसरे देश में गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर ही बात कर रहा था तस्कन समझौता पर, के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। याद रखिएगा, यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है, तथा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहां पर कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों इतना प्रश्न देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न का उत्तर आ रहा है, और बिल्कुल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, बशर्ते आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैथ का भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष, यानी कि सारनाथ का है सिंह शीर्ष है। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। अब इसका व्याख्या देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित यानी कि उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1469 में कहां से भारत विभाजन होगा? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कालूराम था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। नानक जो है ना सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हो सके तो इसे भी कॉपी में उतार लीजिए सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी। इसका जन्म स्थल पूछा जाता है। अगर पूछा कब जन्म हुआ था तो 1469 में किस राज्य में? तो पंजाब में हुआ था। उसमें वो विभाजित था क्योंकि 1469 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत का जो मुख्य भाषा है वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। अब देखिए पूरा व्याख्या इसका समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि भारत का जितना भी मुख्य भाषा है ना, उन सभी भाषा को देखिए अपना देश भारत जो है कि एक संविधान से चलता है। कोई भी यहाँ काम या कार्य करता है तो संविधान के तहत ही कार्य होता है, चाहे कुछ भी यहाँ चले, सब यहाँ पे अनुच्छेद धारा के अनुसार चलता है संविधान से। तो उसी संविधान में यह जो भाषा है भारत का प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो 100वां संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची इसमें शामिल किए गए हैं। किए जाने के बाद इसमें दर्ज संख्याओं यानी कि भाषा की संख्या 22 हो गई है। यानी कि दोस्तों अब अभी तक उसमें जितने भी भाषा जोड़े गए हैं टोटल 22 भाषा हुआ। भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषा है। आप लोग नए नोट पर देखिएगा 22 भाषा होगा और पुराने नोट पर देखिएगा 17 भाषा है। तो दोस्तों इसको 2003 में जोड़ा गया 100वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था कहां? चीन में ही सर्वप्रथम लिखने की कला, कागज का आविष्कार और रुपया का पैसा का आविष्कार और प्रिंटिंग मशीन जो होता है प्रिंट करने वाला, ये सभी जो है ना चीन में ही आविष्कार हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में, पैसा का आविष्कार चीन में, प्रिंटिंग मशीन का चीन में, लिखने की कला चीन में। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व, उसमें उल्टे गिनती हो रहा था, 105 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित शुरू हुई और रुपया यानी पैसा भी यहीं शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है,
कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र संबंधित है तूफान से, भूकंप से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो भूकंप से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूकंप। आप देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का पता कहां से चलता है? अधिक केंद्र से चलता है, अधिक केंद्र से। अब आगे समझिए, अधिक केंद्र से मतलब कहलाता है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिक केंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप का मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी एक व्यक्ति जो है कि अपनी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है गांव में, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड सदस्य जो बनता है, तो वह जो चुनाव लड़ेगा उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत में उम्र होना चाहिए 21 साल, 21 साल होना चाहिए। तो वह जो है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा व्याख्या समझिए। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 60, 70, 80, 190 कुछ भी रह सकता है। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं या विधानसभा में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा, अगर राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है जो कि आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्रिक में तो पूछता ही है, क्योंकि हम जो ही बता रहे हैं दोस्तों ये सभी मैट्रिक का ही बता रहे हैं और इसी से आप आगे कोई भी एग्जाम में भी प्रश्न आता है, जैसे रेलवे, अग्निवीर, बिहार पुलिस, यानी कि बहुत जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में लड़ना चाहता है तो उसका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है, नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो आप सभी बहुत ही अच्छा सोचे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर तच्छर काटने से नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, विटामिन यानी कि आयरन लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पालक के पत्ते में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत क्षय का कारण क्या है? दांत जो क्षय हो जाता है, क्षय होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दांत में जो है ना एक रोग होता है और क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए अब इसका थोड़ा क्या है व्याख्या है, समझ लीजिए। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है ना वह मादा यानी कि मेल और फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप सही अगर यहां तक पहुंचे हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिया है वह वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हम
मोटिवेट होते हैं और हम अच्छे से अच्छे काम करने में दोस्तों मजा आता है, यानी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मजा आता है, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, इतना चीज बताएं, बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको फ्री में इतना चीज बता रहे हैं, फ्री तो नहीं दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण टाइम है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।